जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। कल हमने मित्रों देखा कि फिरोज खान मेवाती को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी और वहां से हारे बाबा विनोद सिंह और राम सिंह ठानेसर से निकल के सधौरा पहुंचे। यहाँ बहादुर शाह ने अपना चाचा बायजिद खान, शम्स खान और फिरोज मेवाती को सरहिंद भेजा। सरहिंद के जत्थेदार थे बाज सिंह, लेकिन वो उस वक्त उत्तर दिशा में लड़ रहे थे तो वहां पे थे नहीं। सरहिंद में उनके भाई सूखा सिंह और राम सिंह ने शाही फौज से तगड़ा मुकाबला किया, जिनकी संख्या लेकिन इतनी कम थी कि सूखा सिंह वीरगति प्राप्त हुए और सिखों ने सरहिंद का किला शाही फौज के लिए छोड़ दिया। 17 नवंबर को बादशाह बहादुर शाह ने मोहम्मद खान अमन को भेजा, लेकिन मोहम्मद खान वहां पे सरहिंद पहुंचता शम्स ने उससे पहले ही सरहिंद किले पे 500 सिखों को काट के किला अपने कब्जे में कर दिया था। अब यहां मामला आ गया क्रेडिट का, तो क्रेडिट से मोहम्मद खान तो वंचित रह गया। तो मोहम्मद खान शम्स के विरुद्ध बादशाह को भड़काने लगा। उसने मोहम्मद खान ने कहा कि शम्स के इरादे खुद को बादशाह घोषित करने के हैं और उसके साथ उसके कारण भी कुछ बादशाह को बताए। अब बादशाह आ गया झांसे में। शम्स को सभी पदों से बादशाह ने हटवा दिया। 4 दिसंबर को बाबा बंदा सिंह सधौरा पहुंचे और उन्हें हारे हुए ठानेसर और सरहद के सभी बचे हुए सिख मिले। उसी दिन रुस्तुम दिल खान निकल पड़ा था सधौरा और लोहगढ़ की तरफ। 3 दिसंबर को खालसा और रुस्तुम आमने सामने आ गए। 1500 सिखों ने बलिदान दिया और बाबा बंदा सिंह बैरागी ने तीनों फौजदारों को काट डाला, जिसमें फिरोज मेवाती का बेटा था। तुरंत 4-5 दिन लगातार बारिश की वजह से मोमिन, उनके घोड़े सभी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हो गए। तो पीछे से बादशाह का बेटा रफीउश शान रुस्तुम से आ मिला। सिख सधौरा से हार के लोहगढ़ के जंगल में भाग गए। सुबह को रुस्तुम लोहगढ़ के पास पहुंचा। तारीख थी 10 दिसंबर 1710। उस दिन मोमिन की 60,000 की तगड़ी फौज आखिरकार लोहगढ़ पहुंच ही गई। ध्यान रहे मित्रों, उनके साथ कौन थे? उनके साथ देने वाले हमारे हिंदू 3 प्रमुख नाम बताता हूं। छत्रसाल बुंदेला, उदित सिंह बुंदेला और चूड़ामन जाट। अब मैं ज्यादा गाली नहीं दे सकता, आप समझ गए। ये तीनों मुगलों की चाट के सिखों के विरुद्ध खेल रच रहे थे। लड़ाई मित्रों जोरदार हुई, लेकिन किले में रसद कम बची थी। तो गुलाब सिंह, जो बाबा बंदा बैरागी जी का हमशक्ल था, उन्होंने बाबा के कपड़े पहने और उसे कपड़े पहनाकर 11 दिसंबर की सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे ऊपर बाबा बैरागी ने फायरिंग शुरू कर दी और उसी फायरिंग का कवर लेके बाबा जी और कुछ खालसा फौज के प्रमुख सरदार लोहगढ़ से निकल के जंगल की ओर भाग गए। सुबह को गुलाब सिंह और उनके 30 वीर खालसा पकड़े गए। ये जैसे खबर दिल्ली पहुंची तो मुगल दरबार ने 12 दिसंबर को जम के जश्न मनाया, लेकिन शाम होने तक बादशाह को छल का पता चला। तो बादशाह ने वजीर का बहुत बहुत बड़ा अपमान किया और भरे दरबार से वजीर को सबके सामने निकाला। बेचारा उस अपमान को सह नहीं पाया तो 2.5 महीने में ही फिर मर गया। अब 13 को श्रीनगर और नाहन के राजा को फरमान सुनाया गया कि बाबा बंदा बैरागी को तुरंत पकड़े। अब उन दोनों राजाओं ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन गद्दारी के आरोप में नाहन के राजा भूप प्रकाश को
22 दिसंबर को बंदी बना गया और फिर बाद में आगे 23 मार्च 1711 को उसे उसके साथीदारों के साथ लटका दिया गया। बहादुर शाह पंजाब में जम के बाबा बंदा सिंह के पीछे लगा हुआ था। दिसंबर से पीछा करते करते अगस्त 11 तक बहादुर शाह बंदा बैरागी जी के पीछे ही था, लेकिन स्वास्थ्य के कारण अगस्त 11 को बहादुर शाह लाहौर पहुंचा। वैसे बुढ़ा भी हो गया था, तो 28 फरवरी 1711 को वहीं लाहौर में मर गया। लोहगढ़ से बाबा जी निकल के कीरतपुर पहुंचे। तारीख थी 12 दिसंबर 1710 और मेरे ख्याल से ये एक प्रकार से बादशाह की हार ही थी, क्योंकि बाबा का क्या गया था, कुछ खजाना गया था, कुछ वीर गए थे, घोड़े गए थे और कुछ रसद गई थी बस। लेकिन पूरी खालसा फौज में जो मन में आग थी वो अब भी दहक रही थी। हाँ, ये बात ठीक थी कि आज खालसा फौज के पास 6 जिलों की जीत थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी 6 जिलों की जीत जो है ये उनको एक ही साल में मिली थी। तो वो सैनिकी दृष्टिकोण से विजयी थी, लेकिन अब तक शासन यंत्रणा वो नहीं बिठा पाए थे। यही कारण हो गया कि एक बार फिर गोला बारूद, सैनिकों की संख्या, पैसा, सबकी कमतरता होने लगी। लेकिन मात्र 2 हफ्ते में फिर एक बार सभी जत्थेदारों को बाबा जी ने पत्र लिखे और आह्वान किया कि एक साथ मिल जाओ। जब ठीक ठाक संख्या हो गई तो पहला वार शिवालिक के पहाड़ों पे बसे उन गद्दार राजाओं पे किया। पहला शिकार हुआ गुरु गोविंद सिंह को फंसाने वाला कलूर का राजा भीम। भीम ने पलटवार किया तो बिलासपुर के जंगल में बाबा बंदा सिंह बैरागी जी ने उस रात 1900 भीम के सैनिकों को काट डाला। जीतने के बाद बिलासपुर में घुस के बिलासपुर को पूरी तरह से लूटा गया। उसके बाद नंबर आया राजा मीमचंद। मीमचंद की हार से शिवालिक के सभी जितने भी संस्थानिक पहाड़ी राजा थे वो डर गए। सभी राजा मंडलिक बन चुके थे, नजराने भेजने लगे। जम्मू के इक्तेदार को भी बाबा ने जब परास्त किया तो जम्मू के पास ही अपना डेरा बनाकर बाबा रहने लगे। लोहगढ़ से निकलने के मात्र 3-4 महीने के बाद बाबा बहरामपुर पहुंचे और यहाँ पे वो बादशाह का चच्चा बायजिद खान इक्तेदार था और ये बायजिद खान शम्स खान के घर का ही कुछ रिलेटिव था। इन दोनों पे खालसा फौज ने हमला किया। हमला अचानक किया तो भाग गए दोनों। अब शम्स थोड़ा सा नजदीक ही भागा था तो तुरंत पकड़ा गया। खालसा फौज ने उसे बिना पूछे कांट डाला। बिल्कुल हमारे अपने संभाजी ये संताजी धनाजी की तरह उनकी मराठा फौज का टैक्टिक्स ऐसे ही था। अचानक आओ, हमला करो, भागो, शत्रु सैन्य को तितर बितर करो और तितर बितर हुई सेना को ग्रुप में आराम से एक एक करके काट डालो। यहाँ शम्स की सेना अब पीछे से उनको मिलने आ गई तो उन्हें सिर्फ जख्मी चाचा मिले और मरे पड़े 200 करीब गाजी मिले। सिख तो वहां से कब का भाग चुके थे। ये सुन के बहुत सारे मोमिन घबरा के गुरदासपुर और उसके आसपास के गांव से भाग के लाहौर जाके बस गए। नवंबर 11 का ये विजय सिखों का आत्मविश्वास एक बार फिर लौटाने के लिए काम आया। अब बाबा रावी के पार लाहौर की दिशा में बढ़ने का सोच रहे थे, लेकिन अचानक लाहौर न जाके बाबा जम्मू की पहाड़ी की दिशा में घुस गए। ये अपना नादान मोहम्मद अमीन और रुस्तम दिल को
बिना समझे वो रुस्तुम पे झपट पड़े, मार काट के वहां से निकल गए। फिर रुस्तुम ने इस पराभव का बदला कठुआ गांव के लोगों पे, गरीब बेचारे हिंदुओं पे निकाला। रुस्तुम ने पुरुषों को काट डाला और महिलाओं को लाहौर के घोड़े बाजार, उसे कहते हैं नख खास, उस नख खास में हमारी हिंदू महिलाओं को बेच डाला। इधर मोहम्मद अमान खान ने रुस्तुम दिल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे मैंने कहा था कि बहादुर शाह अगस्त 1711 को लाहौर पहुंचा तो फरवरी 1712 को वहां पे मर गया। ये 10 महीने बाबा बंदा ने अपने आप को और खालसा फौज को फिर एक बार खड़ा करने के लिए खर्च कर दिए। बाबा को टाइम भी मिला क्योंकि ये बहादुर शाह तो बीमार पड़ा था लाहौर में। मार्च तकरीबन आते आते ये बहादुर शाह ने एक साजिश रची कि अमृतसर के सिखों को अजीत सिंह के जरिए खालसा से तोड़ने की कोशिशें जम के शुरू हो गई और यही वो विष का पेड़ था जो आज तक इन्होंने नहीं काटा है। बताऊंगा उसके बारे में। और क्योंकि अजीत सिंह जो थे उनको खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गोद लिया था, तो उस अजीत सिंह को हाथ में लेके खालसा उनसे सिखों को तोड़ने की कोशिश ये बहादुर शाह कर रहा था। लेकिन उस समय ये साजिश उसकी काम ना आई। फिर फरवरी में बहादुर शाह के मरने के बाद इस्लामी रीति के अनुसार बादशाह के लड़के तख्त के लिए फिर आमने सामने खड़े हो गए। क्या करते बेचारे, गंदा खून, एक डीएनए जो था मुगलों का। अब वो खड़े हुए तो इत्तेदारों का बाबा बंदा सिंह ऑपरेशन जो था मोहम्मद अमीन जैसे लोगों को वो स्थगित करना पड़ा। मार्च 14 से ये 4 भाई जो थे उनके बीच घमासान छिड़ गया। शहजादा आजम या आजिम, शहजादा आजिम उस शान तो हाथी के साथ, मित्रों मजाक देखो, ये जो शहजादा अजीम उशान जो था वो लाहौर में बहादुर शाह के साथ था। वो हाथी के साथ भाई साहब रावी नदी में ही गिर पड़ा और हाथी के साथ वहां मर भी गया। अब बताओ। दूसरा था जहान शाह और रफी उशान को जहानदार ने अब जंग में काट डाला। ये जहानदार वैसे 10 महीने बंगाल में जो इक़्तिदार था जहान शाह, उसका बेटा था फर्रुखसियार। तो 10 महीने जहानदार मुगल बादशाह बना रहा, लेकिन उसके ही भतीजे फर्रुखसियार ने 10 महीने में उसको काट डाला और फर्रुखसियार मुगल बादशाह बन गया। ये दरबारी भांड मोहम्मद अमीन जो था उसको उसने लाहौर भिजवाया फरवरी 1712। बाबा बंदा सिंह ने एक बार फिर सधोरा पे कब्जा कर लिया था। वहां से लोहगढ़ ज्यादा दूर नहीं था तो वो भी अपने पास ले लिया। यहां बाबा ने गोरिल्ला युद्ध का नियमित अभ्यास अपने खालसा फौज को देना शुरू कर दिया था। वहां अपने 10 महीने के शासनकाल में जहानदार बादशाह ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था बाबा बंदे को मारने के लिए। 1712 का दिसंबर आते आते जहानदार वहां से आगरा लौटा था, क्योंकि फर्रुखसियार उसको मारने के लिए पटना से आगे बढ़ चुका था। यहां चाटुकार राज दरबारी मोहम्मद अमीन को फिर से जहानदार ने लाहौर से बुलाया, लेकिन जनवरी 1713 को जहानदार काटा गया
और फर्रुख सियार फरवरी में बादशाह बना और ही आते ही अब्दुस समद को उसने गवर्नर बनाया और उसके लड़के को फर्रुख सियार ने जम्मू का फौजदार बनाया। सधौरा और लोहगढ़ पे हमले के लिए अब्द उस सबद जैनुद्दीन अहमद की मदद के लिए सियार ने तगड़ी फौज भेजी। अब इस नए सुल्तान ने बादशाह ने इनाम और बक्का बेग खान ये दोनों भाइयों को भी एक साथ भेजा। जून 28 को बाबा बंदे को पता लगा कि सधौरा के जो सिख हैं उनको रसद मिलना कम हो गया है, बिकॉज सधौरा में आसपास बड़ी संख्या में मुगल आर्मी डटी हुई थी। 2 जुलाई को उसने बाबा ने लोहगढ़ से रसद की खेप पहुंचाई, लेकिन बीच रास्ते में बक्का बेग ने उस रसद को रुकवा दिया। वहां जंग हुई जहां इनाम और बक्का बेग दोनों मारे गए, लेकिन इस घटना से बड़ा हड़कंप मचा। चिढ़े हुए मोमिनों ने सधौरा के किले का बेड़ा और सख्त कर लिया, तो अंदर फंसे जितने भी थोड़े संख्या में सिख थे उनके पास अब गोला बारूद, खाना पीना, पूरी रसद कम होने लगी। जल्दी सधौरा सिखों को छोड़ना पड़ा और सारे बचे हुए सिख जो थे वो फिर एक बार लोहगढ़ में बाबा बंदाजी के पास एक साथ आ गए। बाबा बंदाजी जानते थे कि लोहगढ़ भी अब सुरक्षित नहीं बचा है, तो यहां निकलना ही सही है। तो ये सोच के बाबा ने सबको साथ लेके रात को लोहगढ़ छोड़ दिया। 9 अक्टूबर को फर्रुख सियार को एक रिपोर्ट भेजी गई लोहगढ़ से कि बाबा बंदा सिंह फिर से एक बार लुप्त हो चुके हैं, उनके साथी भी जंगल में कहीं खो गए हैं, लेकिन सधौरा और लोहगढ़ हमारे हाथ आए हैं। अब्दुस समद का बेटा जकेरिया खान ने जंगल से 900 सिखों का सर भाले की नोक पे रखकर चांदनी चौक में जुलूस करके घुमाया था। तो इसका सीधा मतलब है कि जकेरिया खान का और खालसा फौज का लोहगढ़ के जंगलों में जम के जंग हुई है। इसके बाद हर एक सामान्य सिख और हिंदू को अत्याचार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी वफादारी, सामान्य हिंदू और सिख की वफादारी जो थी वो खालसा के प्रति और 100% ज्यादा वैसे की वैसे ही ज्यादा हो गई। 100%। खालसा अब जम्मू के पहाड़ी पर छुपे हुए थे, जहां फर्रुख सियार ने अब अंतिम प्रहार के लिए अपने सरदार और फौज भेजने का निश्चय किया। बात क्या हुआ देखते हैं कल। वंदे मातरम।